हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम एवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज के पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि एवीएस के पेडागोजी को समझना एवीएस में अच्छे स्कोर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होंगे। चलिए बगैर कोई लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और लाइक शेयर करते ही रहिए। इसके लिए मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज में बच्चों की आकलन में, बच्चों की असेसमेंट में दूर करना चाहिए। यानी कि जब हम बच्चों का आकलन करें, जब बच्चों को असेसमेंट करें एवीएस के सब्जेक्ट में, तो कौन सी चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए। ऑप्शंस को देखिएगा। बच्चों के उत्तर को, बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उसको सही या गलत, राइट और रॉन्ग में आंकना, यानी कि राइट और रॉन्ग में उसको बता देना सही है या गलत, है ना, सिर्फ हाँ या नहीं में। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। जब भी ईवीएस का आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सरसाइज दिया रहता है ना। इस पर चर्चा करेगा टीचर, बिल्कुल करेगा। पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है तो इस पर चर्चा करेगा, सही बात है। आकलन के संकेतों यानी कि इंडिकेटर्स यूज करना। जब हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम बच्चे को कभी आकलन करते हैं समय स्टार दे देते हैं या कोई और संकेत। तो ये अच्छी बात होती है ना, बच्चे को रेनफोर्समेंट मिलता है, उससे वो बच्चे मोटिवेट होते हैं। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन यानी कि क्वालिटेटिव आकलन असेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए बच्चों के जो, जब हम आकलन करते हैं ना, उसको सही या गलत में जब बताते हैं तो वो आकलन इफेक्टिव आकलन नहीं होता है। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, सही या गलत में, है ना। इस चीज से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको पेडागोजी को समझना है। देखिए क्वेश्चंस को बनाने में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, एग्जाम के अंदर बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी। आप आराम से पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा और सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद बेस्ट ऑप्शन का आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तब मुझे उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन में से जो एवीएस पेडागोजी के होंगे वो आप 12 के आसपास तो सही कर ही देंगे, ठीक है। आगे समझिएगा। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, ठीक है, और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकती है यदि शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक कि इस क्रियाकलाप से बच्चे मीनिंगफुली, अर्थपूर्वक सीख पाएंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में समझिए। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, यानी कि ये जो एक्टिविटी है बच्चे को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है ना। या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा, एक्सपीरियंस को बताने के या साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर 3 को समझिए। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन यानी कि जो एक्टिविटी कर रहा है बच्चा उसको ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर उसके बाद अनुभव साझा करेगा, एक्सपीरियंस जो उन्होंने एक्टिविटी करते दौरान किया है वो उसको साझा करेगा और उस पर चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा। इस चीज के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल ये जो एक्टिविटी है बच्चों को इन तीनों चीजों, अवलोकन, अनुभव साझा करने और चर्चा करने, तीनों चीजों के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाली एक्टिविटी अगर आप एनसीईआरटी की बुक, क्लास 5 की बुक, एवीएस की बुक पढ़े होंगे तो उस बुक में ये एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है।
तो इस एक्टिविटी से ये तीनों चीजों अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, अनुभव साझा करने और चर्चा करने, तीनों चीज के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी कि किस प्रिंसिपल का पर्यावरण को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, वैश्विक से स्थानीय यानी कि ग्लोबल टू लोकल, अमूर्त से मूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अमूर्त किसे कहते हैं? जिन चीजों को हम देख नहीं पा रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों के बारे में बताना, है ना। इससे फिर मूर्त चीजों की तरफ आना, यानी कि जो चीज सीख रहे हैं बिल्कुल भी ये बच्चों के खिलाफ है ना। अज्ञात से ज्ञात, जिस चीज को नहीं जान रहे हैं पहले उस चीज को बताना, फिर जिस चीजों को जान रहे हैं उसकी तरफ आना, ये बिल्कुल भी बच्चों की स्ट्रेटेजी के खिलाफ है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी होती है एक एवीएस के शिक्षक के लिए कि पहले बच्चों को उन चीजों से समझाए जो चीजें उसके सामने में है ना, जिन चीजों को बच्चा जान रहा है, नहीं कि उन चीजों से जिन चीजों को बच्चे जान ही नहीं रहे उन चीजों का एग्जाम्पल देना, उन चीजों को समझाना, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन सिद्धांत यही है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चों को लाया जाए और समझाया जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्लास 5 एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल पर एवीएस की स्टडी में, एवीएस पढ़ाने में ये वाला उसूल, ये तीनों उसूल यूज नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञात से अज्ञात वाला उसूल को याद किया जाता है। बहुत आसान, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको समझना है। आगे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन आप जानते हैं बार बार आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का साधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट? जब हम पढ़ाने के दौरान बच्चों का आकलन करते हैं, अंदाजा कद्र कहते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं? रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो कौन सा संसाधन नहीं होगा? पोर्टफोलियो आप जानते हैं, जिसमें बच्चों का एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कर्म निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल एक टूल है एसेस करने का। वर्णन अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें स्पेसिफिक एपिसोड को कलेक्ट किया जाता है बच्चों का। ठीक है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ये नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एनुअल टेस्ट नहीं होता है, बल्कि बारी बारी से पढ़ाने के दौरान, है ना, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं बच्चों को, जिससे पता चल पाता है कि हम पढ़ाने के अंदर कहाँ पर कमी रह गई, या जो बच्चों को सीखने में मदद करता है। ठीक है, और बार बार लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर के एंड में लेंगे या एनुअल एग्जाम में लेंगे, है ना। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन का साधन नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक असेसमेंट होता है समेटिव, जो कि सेमेस्टर के एंड में या फिर एनुअल एग्जाम में यूज किया जाता है ना, जिसमें मार्क्स देते हैं, बच्चों को ग्रेड देते हैं ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे समझिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? कौन सा सबसे इफेक्टिव रिसोर्स होगा? परिवार के सदस्य, बहुत अच्छी बात है भाई। परिवार के सदस्य जो फैमिली मेंबर्स है उनसे बच्चा सीखता है। समुदाय के सदस्य, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं, आपकी कम्युनिटी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनसे भी एवीएस को पढ़ाने में, एवीएस के शिक्षण में काफी मदद मिलता है। समाचार पत्र या कक्षा किसी हद तक है, लेकिन सबसे प्रभावशाली हमें पूछा गया है, तो प्रभावशाली परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार भी है। हम ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल डी, सिर्फ डी तो नहीं हो सकता, सी डी ये भी नहीं, ए बी सी ये बात बिल्कुल सही है, ए बी तो होगा ही, सी भी किसी हद तक
एवीएस को पढ़ाने में, इससे पहले भी मैंने समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को एवीएस की ही पेडागोजी में पूछा है। इस तरह के यही तो पेडागोजी है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, क्योंकि पेडागोजी ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। जो एक कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है हमेशा के लिए, बस आपको समझना है, वो घुमा फिरा के पूछा जाएगा। समाचार पत्र से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए है ना, बस वही आंसर होगा, बस समझना है। तो समाचार पत्र, मैगजीन्स हेल्पफुल होता है एवीएस को पढ़ाने में और संसार से कनेक्ट करने के लिए। तो हमें ढूंढना है सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो ABCD ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मन में कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर करूंगा। आगे समझिएगा, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है ना। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, ज्ञात से अज्ञात, यही वाला सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में, एनवायरमेंटल स्टडीज में इसी सिद्धांत का यूज होता है। यानी कि शिक्षक जो पढ़ाएगा, टीचर जो पढ़ाएगा बच्चों को एवीएस पर्यावरण, तो वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा। यानी जिन चीजों को बच्चे जान रहे हैं, देख रहे हैं, पहले उन चीजों के बारे में बताएगा, फिर दूसरी चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला यानी कि क्राफ्ट, चित्रकला यानी कि आर्ट को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। ग्रुप में सीख रहा है, कहां पर सीख रहा है, ग्रुप में सीख रहा है। तो इससे क्या होगा, क्यों सीख रहा है, समझिएगा। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए, यहाँ पे शिक्षकों की बात तो की नहीं जा रही है, यानी बच्चों की बात की जा रही है, वैसे भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। समूह में सीखना सहपाठी यानी कि पीयर ग्रुप द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, बिल्कुल सही बात है। समूह में सीखना यानी कि सहपाठी के जरिए से ना, दोस्तों के साथ, मित्रों के द्वारा, पीयर ग्रुप्स के द्वारा हम सीखते हैं, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम समूह में सिखाते हैं, ग्रुप लर्निंग होता है, तो उससे सोशल इंटरेक्शन भी होता है ना, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन एबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स भी डेवलप होती है। ये भी बात बिल्कुल सही, ये समूह में सीखने का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है ना। समूह में सीखेंगे, इससे जो हमारा करिकुलम है वो समय पर पूरा होगा। ये बहुत पॉजिटिव बात नहीं समझी जा रही कि भाई इसलिए हम समूह में सिखा रहे हैं ताकि हमारा जो करिकुलम है, जो निसाब है, वो समय पर पूरा हो जाए। ये कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, बी और सी, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, समूह में सीखने का। BC हम पे ढूंढते कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है BC। बेस्ट ऑप्शन का हमें सिलेक्शन करना रहता है ना। आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या है, पेडागोजी यही तो है, बेस्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो बेस्ट BC बेस्ट है। ये समूह में सीखने का, ग्रुप में सीखने का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। आगे समझिए, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को इफेक्टिव तरीके से एवीएस की क्लास में, एवीएस सब्जेक्ट में कैसे जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत यानी कि नैरेटिव्स, कहानियां यानी कि स्टोरीज, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, कहीं ना कहीं ये टीचर सेंटर की बात की जा रही है। टीचर सेंटर मॉडर्न स्टडीज स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, वो पुराने जमाने का तरीका था। अब जो तरीका है वो चाइल्ड सेंटर है। कौन सा, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित मेथोडोलॉजी को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी शिक्षक सेंटर, टीचर सेंटर, ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं आपको
फोकस कर रहा है। तो मेन बात क्या है कि वृत्तांत जो नैरेटिव्स होते हैं, कहानियां होती हैं, इसके जरिए से बच्चों को बहुत ही इफेक्टिवली मौसर तरीके से बच्चों को एवीएस की क्लास दी जा सकती है, एवीएस पढ़ाया जा सकता है। ए और बी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ए और बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, 2 में है ए और बी। आपका ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपको सिर्फ आंसर देखना नहीं है, ये क्लास का मतलब ये है कि आपको समझाना है कि हम पेडागोजी की क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको लगेगा कि भाई ये भी बात सही है, शिक्षक बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, बता रहा है, लेकिन इफेक्टिव तरीके जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है, जो एनसीएफ 2005 जो कह रहा है, वो चाइल्ड सेंटर की बात कह रहा है। ऐसे वो उन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है जिससे बच्चे इंटरेस्ट हो, जिसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, क्लास लंबी होगी, इससे आपको बोर नहीं होना है, समझना है। और अगर आपको फास्ट सुनना है तो YouTube में एक ऑप्शन होता है ना, प्ले स्पीड का, तो आप फास्ट करके सुन सकते हैं। इस कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बस आप समझिए, है ना, समझना है आपको। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य, है ना। पर्यावरण की क्लास में शिक्षक जानवरों को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, फिर उनका चित्र, उनका पिक्चर बनाने के लिए, उनका फोटो बनाने के लिए कह रहा है। तो ये कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या मकसद, क्या पर्पस होगा, समझिए। बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करना। सही बात है, क्रिएटिविटी का विकास होगा कि उस चीज को देखा, उस चीज को फिगर में बना रहा है, पिक्चर में बना रहा है। ठीक है, बच्चों में अवलोकन, रचना कौशलों का विकास, यानी कि बच्चे जो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है वो डेवलप होगी, बिल्कुल होगी, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना यानी कि एस्थेटिक स्किल्स, है ना, एस्थेटिक जो चीजें होती है उसको डेवलप करना, ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चे उसका फोटो बना रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाली स्किल उसमें डेवलप हो रही है। यानी कि तीनों बात लगभग सही है, तीनों ही उद्देश्य है, तीनों तरह की क्वालिटी बच्चों में लाना है। हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, केवल केवल ए सी, केवल बी, ए बी सी, 3 बिल्कुल सही बात है। ये तीनों मकसद एक शिक्षक का इस तरह की गतिविधि से होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, हमें बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों के उपकरण है। देखिए, हमें एनसीएफ में जो एवीएस के कुछ चीजों को बताया गया है ना, कि भाई कौन सी चीजें, कौन कौन से विषय इसमें पर्यावरण में शामिल किए जाएंगे। पर्यावरण में कौन कौन से विषय, 6 विषय शामिल किए जाएंगे। हमने इससे पहले वीडियो में डिटेल में बताया था, अगर उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बार बार इससे पूछा जाता है, 6 विषयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा उपकरण है, देखिएगा, परिवार और मित्र, ये तो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। भोजन, फूड विषय है। जानवर या फिर हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये भी एक विषय है। देखिए, जानवर जो है ना एक उपकरण है ना, जो सब्जेक्ट बताया है, जो एरिया बताया है, उसका एक जानवर जो है उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, डिजायरेबल गतिविधि है? कौन सी गतिविधि करेगा शिक्षक? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करेगा, है ना? या फिर पर्यावरण, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अलग अलग कक्षाओं के जो सांस्कृतिक है, संस्कृति है, कल्चर्स है, उस चीज को संबोधित करना। ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि बच्चे के जो अलग अलग बैकग्राउंड्स आते हैं उनको बताना, उनको अलग अलग कल्चर के बारे में अवगत कराना, ये बहुत ही अच्छी गतिविधि होती है एक एवीएस के क्लास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? यानी कि बच्चा अगर इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहा है, कोई नॉलेज को क्रिएट कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर बच्चे किसी भी ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, रचना करना चाह रहे हैं, तो उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है बच्चों के समुदाय के सदस्य, है ना? बच्चों के समुदाय के सदस्य होना चाहिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी जरूरी है, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। देखिए, अगर बच्चा किसी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए सक्रिय होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। और समुदाय के सदस्य, बच्चों के समुदाय के सदस्य अगर कोऑपरेट करेंगे, है ना, जो कम्युनिटी है उनका उनसे कनेक्शन अच्छा होगा, तो उससे भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, रचना करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, जो एवीएस की टेक्स्ट बुक है, वो भी रचना करने में बिल्कुल मदद करेगी। तो ए बी सी, हमको 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, और चूंकि ऑप्शन में ए बी सी छांटना है, देखिए आपको अच्छा स्ट्रेटेजी भी अपनाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। हमें 3 का पता चल गया ना, तो हम ढूंढेंगे तो ये 3 कौन से ऑप्शन में, ए बी सी पहले में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में केवल ए और सी की बात कही जा रही है, बल्कि ये वाला भी चीज, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर होता है समूह ज्ञान के संरचना में। तो चूंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये वाले ऑप्शन में बी को छांट दिया गया, ए और सी डी, इसमें भी बी को छांट दिया गया, केवल सी। इसलिए इस तरह से आप ऑप्शंस को, अगर आपको कुछ ऑप्शंस बिल्कुल श्योर हैं कि ये होगा ही, तो वैसे में भी आप जब ऑप्शन वाला हो, कई ऑप्शन वाला हो, यानी कि कोडिंग वाला हो, तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए विशेष क्षेत्र है। विशेष क्षेत्र क्या है? विज्ञान की अवधारणा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से लेके 5 तक के लिए विशेष क्षेत्र क्या है, यानी कि किन विषयों को एवीएस की टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाएगा। एवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, है ना? इसमें कौन कौन से विशेष क्षेत्र, सब्जेक्ट एरियाज को रखा गया है, वो समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझिएगा। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। विज्ञान सिर्फ विज्ञान होता है, ये बात सही नहीं है, विज्ञान भी होता है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों, बहुत ही अच्छी बात है कि चूंकि क्लास 3 से लेकर 5 तक की एवीएस की बुक में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण की जो एजुकेशन तालीम है, इंफॉर्मेशन, वो रखा जाएगा। सामाजिक अध्ययन, कुछ चीजें जो सोशल स्टडीज की, वो भी पर्यावरण में रखे जाते हैं। जो विज्ञान की, जो साइंस की जो कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको भी इसमें रखा जाता है एवीएस में। देखिए, एवीएस एक विज्ञान, ज्ञान
जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सोशल स्टडीज और साइंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बच्चों को एक अलग चीज चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि बच्चों का दिमाग उस लेवल का डेवलप नहीं हो पाता है कि वो सोशल स्टडीज की बुक्स को समझ पाए, उसके विषय को समझ पाए, ना ही साइंस को समझने के काबिल होता है इस लेवल पर। इसलिए एक ईवीएस सब्जेक्ट बनाया गया जिसमें कुछ बेसिक चीजें जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं सोशल स्टडीज को, उसको भी रखा जाता है इसकी टेक्स्ट बुक में, और जो साइंस की जो बुनियादी इनिशियल चीजें हैं उसको भी रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने पूरे तौर पर व्याख्या कर दिया। ये समझिए कि ईवीएस का सिलेबस है। क्या है? ईवीएस का सिलेबस। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, सियाक में, कॉन्टेक्स्ट में क्या कौन सी बात सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अरे ये बात बहुत ज्यादा मीनिंगफुली तो हमें लग नहीं रही है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, यानी कि 1-2 क्लास में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो भाषा और 1 और 2 के जो पर्यावरण अध्ययन होती है उसमें गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है, ये बताता है, यानी कि बच्चे को पूरा समय दिया कि वो खोजे और सीखे। तो किस चीज को बतलाएगा? बहुत ही आसान है, आप समझिएगा ऑप्शंस में। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, यानी कि रोट मेमोरी की तरफ ये वाली एक्टिविटी, अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया जाए तो रोट लर्निंग को बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है कि बच्चों को हमने पूरा अवसर दे दिया है कि वो बच्चे अपने से चीजों को इंक्वायरी करे और सीखे, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? चाइल्ड सेंटर होगी, बाल केंद्रित होगी। बिल्कुल सही बात, बच्चे खुद सीख रहे हैं, अपने आप से सीख रहे हैं। ठीक है, आगे समझिएगा, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 में से 3 होना है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है और 1 नहीं है, उसी को आपको छांटना है। देखिएगा, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। जो एवीएस का मकसद है वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना है, क्यूरियोसिटी लाना, ये दोनों तो उद्देश्य है। अवलोकन, वर्गीकरण, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, निष्कर्ष निकालने आदि क्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों यानी कि रिलेशनशिप्स को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल एवीएस का ये मकसद है। और एक ही बचा जो कि मकसद नहीं है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बिल्कुल सटीक संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव फिक्स कर लिया कि इतने कौशल को
डेवलप करना, इतनी स्किल्स को डेवलप करना, ये नेगेटिव बात है। बहुत सारे कौशल्स, बहुत सारे स्किल्स को बच्चों के अंदर हम एवीएस के जरिए, एवीएस के माध्यम से हम डेवलप करते हैं। ये वाली जो पॉइंट है ऑप्शन नंबर 4 कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज को, नेगेटिव बात को बता रहा है। इसलिए ये पर्यावरण के उद्देश्य के संदर्भ में सियाक में सही नहीं हो सकता, जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बिल्कुल गलत है ना। इस चीज को एनसीएफ 2005 में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये आज की बहुत ही इफेक्टिव क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको आज का पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।